सीपी राधाकृष्णन को भारत का उपराष्ट्रपति चुन लिया गया और अब उनका शपथ ग्रहण। उन्होंने विपक्षी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से चुनाव में हराया। उपराष्ट्रपति चुनाव में 98.20% मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल वोटर संख्या 788 थी। इनमें से 7 पद रिक्त होने की वजह से प्रभावी वोटर संख्या रही 781 और कुल मिलाकर 767 सांसदों ने इसमें मतदान किया और आखिरकार रिजल्ट आया तो राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता वाले वोट हासिल हुए, जबकि सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट हासिल हुए। कुल मिलाकर 15 वोट अमान्य भी घोषित हुए। राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी की जानकारी के मुताबिक कुल मिलाकर 13 सांसदों ने मतदान से परहेज किया, उन्होंने हिस्सा नहीं लिया और इसमें 7 सांसद बीजेडी से थे, 4 बीआरएस से, 1 शिरोमणि अकाली दल और 1 निर्दलीय सांसद शामिल बताया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई तमाम वरिष्ठ नेताओं ने भी मतदान में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति का पद दरअसल 21 जुलाई 2025 से खाली था, जब जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। और अब चंद्रपुरम पुन्नुसामी राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, 2 बार कोयम्बटूर से सांसद भी रहे। 1974 में इन्होंने भारतीय जनसंघ से अपना जुड़ाव दिखाया और इसके बाद बीजेपी तमिलनाडु के सचिव बने। 1999 में 2 बार लोकसभा का चुनाव जीते और संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष भी रहे। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वित्तीय परामर्श समिति और शेयर बाजार घोटाले में विशेष समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। उन्होंने 2004 से 2007 तक बीजेपी तमिलनाडु इकाई की अध्यक्षता संभाली और 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा का नेतृत्व भी किया। इस यात्रा का मकसद नदियों को जोड़ने और आतंकवाद उन्मूलन, समान नागरिक संहिता लागू करने, छुआछूत खत्म करने और नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान चलाना था। राधाकृष्णन 2016 से 2020 तक कोयर बोर्ड कोच्चि के अध्यक्ष रहे और यहाँ उनके नेतृत्व में नारियल उत्पादों का निर्यात रिकॉर्ड 2,532 करोड़ रुपए तक पहुंचा। 2020 से 2022 तक बीजेपी के अखिल भारतीय प्रभारी भी रहे और उन्होंने फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल और का अतिरिक्त कार्यभार संभाला। तेलंगाना और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का पद भी संभाला। 31 जुलाई 2024 से वो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे और इसके बाद उन्हें एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राजनीति के अलावा वो कॉलेज स्तर पर टेबल टेनिस के चैंपियन रहे और क्रिकेट और वॉलीबॉल में भी वो रुचि रखते रहे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान वो 1998 और 1999 में आम चुनाव में लगातार 2 बार सांसद चुने गए। 1998 की जीत खास थी क्योंकि ये कोयम्बटूर बम विस्फोट के बाद हुआ चुनाव था और बीजेपी को तमिलनाडु में पहली बार 3 सीटें इस वक्त मिली थी। 2004 से 2007 तक वो तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य भी रहे और 2014 से 2019 के लोकसभा चुनाव में वो कोयम्बटूर से बीजेपी के उम्मीदवार थे, जहां 2014 में उन्होंने 3,89,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए, लेकिन दूसरे स्थान पर रहे। 2016 से 2020 तक वो केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विभाग भी संभाल रहे थे मंत्रालय में और इसके तहत कोयर बोर्ड के चेयरमैन भी वो रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य के रूप में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने पर तमाम लोगों ने बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि उनका जीवन हमेशा से समाज सेवा, गरीबों और कमज़ोर वर्ग के लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है और पूरा विश्वास है कि एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति होंगे और संवैधानिक मूल्यों को और मजबूत बनाने के साथ साथ संसदीय संवाद को आगे भी बढ़ाएंगे। सीपी राधाकृष्णन की जीत से उनके परिवार वाले भी काफ़ी खुश हैं, खासतौर पर उनकी मां।
सीपी राधाकृष्णन के जन्म के वक्त को वो याद करती हैं और उनकी माँ जानकी अम्मन ने भी बताया कि उन्होंने अपने बेटे का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखा। सीपी राधाकृष्णन की मां जानकी अम्मन ने कहा कि जब मेरे बेटे का जन्म हुआ तब उस समय देश में राष्ट्रपति थे राधाकृष्णन। वो एक शिक्षक थे और मैं भी एक शिक्षिका, और उन्हीं की याद में मैंने अपने बेटे का नाम उनके नाम पर रखने का सोचा। उस समय पति ने मेरी तरफ देखा और पूछा कि क्या तुम ये नाम इसलिए रख रही हो क्योंकि तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा भी एक दिन राष्ट्रपति बने देश का। और 62 साल बाद, जैसा कि पति ने मुझसे कह दिया था, अब एक तरह से वो सपना भी साकार हुआ और मुझे इस बात पर बहुत खुशी है। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के भाई ने भी उनकी जीत पर अपनी शुभकामनाएं दी। सीपी कुमारेश ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राधाकृष्णन जब राज्यसभा के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगे तो ये सोच करके मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा आह्लादित हूँ और खुशी इस बात की कि देश में एक बड़े पद पर वो काबिज हुए। राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुने गए। दरअसल किशोरावस्था में आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ओर उनका रुझान रहा और उसमें लगातार सक्रिय रहे और फिर जनसंघ से राजनीति की पारी की शुरुआत की। तमिलनाडु में लंबे समय तक के वो बीजेपी के एक धुरी रहे, चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन। अब 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए और उनकी जीत के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ और कई अन्य प्रमुख नेताओं ने भी उन्हें इस जीत पर बधाई दी। उपराष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में वोटों की अगर संख्या के लिहाज से देखें तो ये दूसरे सबसे कम अंतर वाला चुनाव था। इससे पहले साल 2002 में एनडीए उम्मीदवार भैरव सिंह शेखावत ने विपक्ष के उम्मीदवार सुशील कुमार शिंदे को 149 वोटों से हराया था। जीत और हार की अलग अलग व्याख्या की जा रही है। राधाकृष्णन की जीत पहले से तो तय ही मानी जा रही थी क्योंकि आंकड़े एनडीए के पक्ष में थे। अकेले बहुमत 377 था और इससे ज़्यादा 427 वोट उन्हें मिल गए। इसके अलावा उम्मीदवार को वाईएसआरपी का भी समर्थन हासिल हो गया बहुत आखिर में, जिसके 11 सांसद हैं। लेकिन अंतिम नतीजे एनडीए के उम्मीदवार की जीत को और बेहतर बताते दिखाई दिए। एनडीए को अनुमान ये था कि राधाकृष्णन को करीब 440 वोट मिलेंगे, लेकिन ये संख्या उससे भी कहीं ज़्यादा पहुंची। लेकिन उधर दूसरी तरफ कांग्रेस जो अपनी हार की अब व्याख्या कर रही है, अलग अलग तरह से इसे परिभाषित किया जा रहा है। मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष एकजुट होकर खड़ा रहा और उनका प्रदर्शन निसंदेह बेहद सम्मानजनक रहा। संयुक्त उम्मीदवार जस्टिस रिटायर्ड बी सुदर्शन रेड्डी को 40% वोट मिले। 2022 के चुनाव में विपक्ष को सिर्फ 27% वोट मिले थे। बीजेपी की ये अंकगणितीय जीत वास्तव में नैतिक और राजनीतिक हार है। कांग्रेस के नेता ने यह बात कही और वैचारिक लड़ाई अब भी उतनी ही प्रबल है। विपक्ष को इसका आखिर झटका क्यों लगा कि चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन 320 से ज़्यादा वोट मिलने की उम्मीद कर रहा था। कुछ तो लगातार दावे कर रहे थे कि जीत विपक्षी गठबंधन की ही होगी, लेकिन जैसे ही शाम 5 बजे मतदान खत्म हुआ, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आत्मविश्वास से कहा कि विपक्ष एकजुट खड़ा रहा और इनके सभी 315 सांसद मतदान के लिए पहुंचे। 100% उपस्थिति भी उनकी रही, जो अब तक अभूतपूर्व थी। यानी सबसे बेहतरीन प्रदर्शन विपक्ष तब तक मान रहा था जब तक परिणाम नहीं आ गए। हालांकि अंतिम नतीजों के संकेत साफ थे। विपक्ष की पंक्ति में कुछ क्रॉस वोटिंग हुई है और ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स आई जिसके मुताबिक सवाल भी खड़े होने लगे। एक वरिष्ठ विपक्षी नेता ने कहा कि अमान्य वोट का मतलब क्रॉस वोटिंग नहीं होता। उनका इशारा था 15 अमान्य पाए गए वोटों की तरफ। लेकिन ये साफ है कि अमान्य वोट किस तरफ से थे। बीजेपी को अपने कुल वोट 427 और 11 कुल मिलाकर 438 से 14 और ज़्यादा वोट मिले। वहीं विपक्षी गठबंधन को अपनी क्षमता से 15 वोट कम मिले और
इसी क्रॉस वोटिंग की संभावना को साफ देखा भी गया। लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के सूत्रों के हवाले से जो खबर आई वो कम से कम 15 विपक्षी सदस्यों ने एनडीए उम्मीदवार को सीधे वोट किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तो एक टीवी चैनल में साफ साफ ये भी कह दिया कि एनडीए को अतिरिक्त 25 वोट मिले, जो ये दिखाता है कि कुछ विपक्षी नेताओं ने राधाकृष्णन को वोट देने का फैसला किया और इसमें वाईएसआर कांग्रेस के 11 वोट और 14 अतिरिक्त वोट भी गिने गए। वैसे विपक्षी दल क्रॉस वोटिंग की संभावना से साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन सीपीआई सांसद पी संतोष कुमार ने कहा है कि परिणाम और क्रॉस वोटिंग की संभावना विपक्षी दलों के भीतर गंभीर आत्ममंथन की मांग करती है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टियों को जनता से ये सीख लेनी चाहिए और जिस तरह का धोखा हुआ है उसे लेकर अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना चाहिए। दोनों उम्मीदवारों को मिले वोटों की संख्या अजीब भी बताया गया और उन्होंने कहा कि आत्मविश्लेषण की जरूरत विपक्ष को है। उधर उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के करीब 50 दिन बाद जगदीप धनखड़ ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी और धनखड़ ने इस्तीफा देने पर ही उपराष्ट्रपति चुनाव की ये नौबत आई थी और समय से पहले ही उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ। सीपी राधाकृष्णन को बधाई देते हुए धनखड़ ने कहा कि उपराष्ट्रपति का पद उनके विशाल अनुभव के साथ और ज़्यादा गौरव हासिल करेगा। 21 जुलाई को संसद के खास सत्र के दौरान ही अचानक उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। मानसून सत्र चल रहा था और पहले ही दिन पद छोड़ने की बात धनखड़ ने कही और ये पहला सार्वजनिक बयान उसके बाद से धनखड़ का आया। राधाकृष्णन को लिखे पत्र में धनखड़ ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और मानवता के छठे हिस्से पर अब ये जिसे लोकतंत्र का घर कहा जाता है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पर चुने जाने पर हार्दिक बधाई। राधाकृष्णन को लिखे पत्र में धनखड़ ने आगे कहा कि इस प्रतिष्ठित पद पर आपकी पदोन्नति हमारे राष्ट्र के प्रतिनिधियों के विश्वास और भरोसे को दर्शाती है। उन्होंने कहा सार्वजनिक जीवन में राधाकृष्णन के विशाल अनुभव को देखते हुए उनके नेतृत्व से ये पद निश्चित रूप से और ज़्यादा सम्मान और गौरव प्राप्त करेगा। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था और अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उनके अचानक इस्तीफे से सियासी बवाल भी खड़ा हुआ। विपक्ष ने उनके अचानक पद छोड़ने पर कई तरह के सवाल खड़े किए। धनखड़ का इस्तीफा होने के बाद ही नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाया गया। हालांकि अपना पद छोड़ने के बाद से धनखड़ लगातार चुप्पी साधे हुए थे और ये पहला उनका स्टेटमेंट अपने उत्तराधिकारी को बधाई देते हुए आया। इस दौरान उनकी चुप्पी ने विपक्षी दलों को अपने कई सारे सवाल उठाने का भी मौका दे दिया था, लेकिन आखिरकार अब उनका उत्तराधिकारी चुनाव में जीत हासिल करके उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले रहा है और इस तरह से अब सीपी राधाकृष्णन जगदीप धनखड़ की जगह भारत के नए उपराष्ट्रपति।